डच कम्युनिटी के लोग, ठीक है। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि यहाँ भी सिचुएशन यही थी कि अगर ये डायरेक्टली को अकोमोडेट नहीं करते तो यहाँ भी सिविल वार जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, ठीक है। कुछ टाइम से पहले ऐसा यहाँ भी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, वो हम बताते हैं आपको। ये फ्रेंच कम्युनिटी और डच कम्युनिटी थी ना, दोनों के बीच में एक टाइम पीरियड ऐसा था जब दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट हो चुकी थी। उसके दो रीजन थे। पहला क्या था बेटा, जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे कंट्री में, यानी कि 40% जो लोग थे ना, वो रिच एंड पावरफुल थे बेटा, ठीक है। तो आप देखोगे बेटा, दूसरा रीजन ये था कि डच कम्युनिटी को जितने भी मतलब इकोनॉमिक और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी बेनिफिट होते हैं ना, वो सबसे बाद में मिलते थे, यानी कि पहले फ्रेंच वालों को वो बेनिफिट्स दिए जाते थे। यहाँ आप समझ सकते हो कि यहाँ फायदा किसको हो रहा था बेटा, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को, कि वो एक तो रिच एंड पावरफुल थे, यानी कि वो डच कम्युनिटी के ऊपर क्या कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है। दूसरी बात ये थी बेटा कि डच कम्युनिटी को फ्रेंच कम्युनिटी के बाद ही कुछ बेनिफिट मिलता था। पहले किसको बेनिफिट मिलता था, फ्रेंच कम्युनिटी को। तो यहाँ दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट होने की दो वजह थी, ठीक है। अब देखो ये टेंशन है इनकी 1950 से 60s के डिकेड तक क्रिएट होती रहती है, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है बेटा, बाद में आप देखोगे कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने देखा कि सिचुएशन क्या है, क्रिटिकल हो चुकी है, कभी भी सिविल वार हो सकता है, ऐसे तो इनके बीच में ऐसी लड़ाई हुई तो, ठीक है। इसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये तो आइडेंटिफाई कर लिया था कि बेल्जियम में बहुत ज़्यादा क्या है बेटा, डाइवर्सिटी, ठीक है, उसको एकोमोडेट करना है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो अपना संविधान था उसको 1970 से 1993 के बीच में 4 बार उसमें अमेंडमेंट किए गए, ठीक है। तो कुछ उन्होंने क्या सदन किए, क्या उन्होंने अमेंडमेंट किए, उनको हम क्या करेंगे बेटा, एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो पॉइंट है जिनकी वजह से बेल्जियम में डाइवर्सिटी को क्या कर दिया गया, एकोमोडेट कर दिया गया और सिविल वार होने से बच गया, ठीक है। यहाँ पर रहेगा, पहले आपको पता है कि जो डच कम्युनिटी के लोग थे और फ्रेंच कम्युनिटी के लोग, ठीक है, दोनों का सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया, यानी कि सेंटर में जो गवर्नमेंट बनेगी ना, उसमें दोनों में क्या रहेगा, इतने दो मिनिस्टर किसके रहेंगे, फ्रेंच कम्युनिटी के, इतने किसके रहेंगे, डच कम्युनिटी के। तो आपस में इनके बीच में फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये रहेगा, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लॉ बनाया जाएगा ना, तो दोनों ही कम्युनिटी का सपोर्ट लिया जाएगा वहाँ पर, यानी कि यूनिलैटरली एक कम्युनिटी उसमें डिसीजन नहीं ले सकती, यानी कि दोनों की क्या की जाएगी बेटा, उसमें सलाह ली जाएगी। तो यहाँ पर दोनों में क्या बना रहेगा, टेस्ट बना रहेगा। तो ये एक तरीका था अकोमोडेशन करने का बेल्जियम में, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये था बेटा कि स्टेट गवर्नमेंट बना दी गई, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अलग से काम करेगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी, वो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करेगी और स्टेट अपने लेवल पर उनको अलग से पावर दे देगी, वो अपना गवर्नमेंट चलाएगी। तो यहाँ भी क्या कर जाएगी, ये तरीका था। अगला क्या करता है, जो बेल्जियम की जो कैपिटल थी ब्रसेल्स, वहाँ भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई और वहाँ भी क्या किया गया बेटा, दोनों ही कम्युनिटी के, यानी कि फ्रेंच और इसके टच के जितने भी दोनों कम्युनिटीज थी, उनका इक्वल क्या कर दिया बेटा, रिप्रेजेंटेशन, यानी कि दोनों के इक्वल मिनिस्टर कैपिटल सिटी में भी रहेंगे
नहीं, आप पावर को